हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले अपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉर्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड हम हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ये कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है, कोई ओवरव्यू लेक्चर नहीं है, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, टाइटन योर सीट बेल्ट और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नोट्स कौन से यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटेड है। ये जो नोट्स है हमारे मेन लेक्चर्स के नोट्स हैं। अगर आपको मेन लेक्चर्स देखने हैं तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 3 घंटे के अंदर हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया, लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सीरियल ऑर्डर में मिल जाएगा। और इसके हमारे 8 वीडियोस बनी हैं, 25-30 मिनट की रेंज की, 20 मिनट की भी हैं, काफी सारी आपको मिल जाएंगे। और 3 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट, मतलब आप शाम को 5 बजे बैठो पढ़ने के लिए, 8 बजे तक आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो कितनी इजिली, कितनी डिटेल में और कितने कम टाइम में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। और बता दूं चैप्टर नंबर 1 भी 3 घंटे का है सिर्फ, मतलब एक दिन के अंदर सुबह 3 घंटे का एक शो लगाओ, शाम को 3 घंटे का एक शो लगाओ, एक दिन के अंदर 2 चैप्टर को खत्म कर डालो। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भगा रहे हो, डिटेल में लाइन बाय लाइन धीरे धीरे। ओके, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मेनली हमको ये 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और 8 टॉपिक्स में से अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन। और डिफरेंस बिटवीन आपको पता ही है क्या होते हैं, सिर्फ एक बार रीड करके छोड़ देने हैं। मतलब ये कि मेन टॉपिक्स में से डिफरेंस बिटवीन है, तो उसको अलग से पढ़ने की या अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेजरली हमको इस चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या है, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो चलिए बच्चों, आते हैं। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जैसे हमको, अगर आप रिवीजन लेक्चर के तौर पे देख रहे हो तो आपको पता ही होगा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम 2 जो हमारे मैनेजमेंट गुरु थे उनके बारे में पढ़ने वाले कि उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको दिए थे। पहले जो गुरु थे हमारे वो कौन थे, फेडरिक विंसलॉट टेलर, और दूसरे गुरु हमारे कौन से थे, हेनरी फेयर। दोनों ही पेशे से अमेरिका थे, दोनों ही पेशे से इंजीनियर थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे एफडब्ल्यू टेलर ने, और जनरल प्रिंसिपल दिए थे हमारे हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल बोलता था टॉप मैनेजमेंट अच्छा अगर बिजनेस संभाल लेगा तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसने बिजनेस को मैनेज करने के प्रिंसिपल दिए थे। और टेलर भैया ने बोला था एफिशिएंसी के लिए, कम से कम खर्चे में काम करवाओगे तो कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी, तो उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे। तो चलिए बच्चों, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कोई भी रूल, कोई भी लॉ जिसको आप मानते हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे कहते हैं ना, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो ये आपका खुद का रूल है कि आप वो चीज नहीं कर सकते, वो आपका खुद का प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब तो हमको भी बेसिक सी चीज पता है कि मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाओ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं, प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ गाइड्स होती हैं, या कुछ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि कैसे आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कैसे आपको एक्शंस लेने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जर्नल गाइडलाइंस दैट गाइड्स अ मैनेजर about taking a decision about particular action or behavior in the organization। ठीक है, तो आपको गाइड करती हैं, आपको डायरेक्ट करती हैं कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, आपको कैसे एक्शन करना चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। क्लियर? ओके, ये है हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब बेसिक था। इसके अंदर 3 छोटे छोटे डिफरेंस बिटवीन वो और देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से बदले जा सकते हैं। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर चेंज नहीं किए जा सकते। क्लियर? तो साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं और हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। बस इतना सा चीज आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, 1 मार्क में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके, दूसरा टॉपिक आता है सर हमारा ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब प्रिंसिपल्स में और टेक्निक में क्या डिफरेंस है।
तो प्रिंसिपल्स मींस गाइडलाइंस, जो आपको गाइड करती हैं कि कैसे डिसीजन, कैसे एक्शन ले सकते हो। लेकिन टेक्निक आपको बताती है कोई भी काम करने का तरीका। वे ऑफ डूइंग समथिंग इज नोन एज टेक्निक। तो टेक्निक आपको बताएगा प्रोसीजर, टेक्निक आपको बताएगा मेथड्स, टेक्निक आपको बताएंगे स्टेप्स कि कैसे आप उस काम को करोगे, उसको बोलते हैं हम टेक्निक। क्लियर? प्रिंसिपल और टेक्निक का डिफरेंस। ओके। थर्ड आता है बच्चों प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों ही लगभग लगभग कॉमन सी थिंग है, लेकिन हाँ इसमें डिफरेंस है। प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं, ये तो हमको पता लग गया, मैंने इतनी बार आपको बता दिया। वैल्यूज क्या होते हैं बच्चों? वैल्यूज होती हैं आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका मॉरल बिहेवियर, कि आप किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करते हो, कौन सी चीज आपको एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज आपको डिजायरेबल है, कौन सी चीज आपको अनएक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज आपको अनडिजायरेबल है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को अगर चोट खाए हुए देख सकते हो तो आप उसकी जाके मदद करते हो। क्यों मदद करते हो? क्योंकि आपका खुद का बिहेवियर, आप वो चीज देख सकते हो कि किसी को चोट ना लगे, ठीक है ना। आप ये नहीं देख सकते किसी को चोट लगे तो आप उसकी जाके मदद करते हो। तो ये आपकी वैल्यूज है। वैल्यूज कैसे बनती हैं? वैल्यूज बनती हैं आपकी सोसाइटी के बिहेवियर से। जैसा आपकी सोसाइटी का बिहेवियर होगा वैसा ही आपका खुद का बिहेवियर हो जाएगा। जैसे हम किसी बड़े को मिलते हैं, हम पांव छूते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है ना। कोई नमस्ते करता है, कोई राम राम करता है, कोई अस्सलाम वालेकुम करता है, कोई हेलो करता है। तो ये उनकी वैल्यूज है जो उनके आसपास उनकी सोसाइटी ने उनको सिखाया, वो चीज को फॉलो करते हैं। क्लियर? और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिक सा इतना सा था, बस हमको पता लग गया। अब बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स के बारे में। पहले जो हमको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। और हेनरी फ्योल को हम क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, कि जनरली कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाता है, ये किसने बताया था? प्रिंसिपल्स के थ्रू हेनरी फ्योल ने। और उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और ध्यान रखना, आपको हर एक के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम याद भी करवा दूंगा। एक वर्ड लिखो, वर्ड क्या, 3 वर्ड लिखो। रशिया, RUSSIA, रशिया। यूज्ड, USED यूज्ड। और कोड, CODE। तो ये 14 अल्फाबेट्स हैं और 14 हमारे प्रिंसिपल्स के नाम है। पहले एक बार सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे, उसके बाद हम सीरियल ऑर्डर से एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल को। तो बच्चों पहला प्रिंसिपल हमारे स्क्रीन पर जो आ रहा है वो है डिवीजन ऑफ। बड़ा ही काम का प्रिंसिपल, अगर आपने लगा दिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल सिंपल सी एक बात ये बोलता है कि आपको काम को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसको आप टास्क या जॉब कह सकते हो। उसके बाद उस टास्क को या उस जॉब को उस व्यक्ति से कराइए जो उस काम को करने में सक्षम हो, ठीक है ना, कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो। जिससे क्या होगा, आप उससे काम करवाएंगे, काम में स्पेशलाइजेशन हो जाए। तो ये हम काम क्यों कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की हमारी जो इंटेंट है, हमारी जो सोच है, वो ये है कि आपको स्पेशलाइजेशन लेकर आना है, आपको एफिशिएंसी करवानी है, तो हम कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट बना पाएंगे। तो ये है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का लॉजिक। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ओके, क्लियर। आपको पता होगा, इसलिए किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं? डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, HR का डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया। क्यों बनाए जाते हैं? जिससे हम बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर पाए और उनको स्पेशलिस्ट लोगों से करवाएं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सारे फाइनेंस प्रोफेशनल होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल होंगे। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड प्रिंसिपल के पास। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जरा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। एक है हमारा अथॉरिटी, एक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है दो चीजें। पहली चीज ये कि आपके पास पावर है कोई डिसीजन लेने की, और दूसरी किसी को ऑर्डर देने की। तो पावर टू कमांड समवन और पावर टू टेक सम डिसीजन, ये दो टाइप की आपकी अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, की जो आपको टास्क मिला है, जो आपको टास्क असाइन हुआ है, वो आपको कंप्लीट करके देना है। तो अथॉरिटी का मतलब पता लग गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता लग गया। यहां पर फ्योल ने एक बात बोली थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपके पास ना तो ज्यादा पावर होनी चाहिए, ना ही आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। क्यों बोला था उन्होंने? वो इसलिए बोला था कि आपके पास अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रखो।
फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ये भी मत करना कि आपने अथॉरिटी ही नहीं दी, काम जिम्मेदारी ज्यादा दे दी। तो भैया जिम्मेदारी दी है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ पावर भी तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर करो। आगे समझ में कंक्लूजन यही है कि अथॉरिटी ज्यादा मत देना क्योंकि मिसयूज हो जाएगी, और अथॉरिटी कम भी मत देना क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर नहीं होगी तो वो काम कैसे कर पाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, इतना सही लॉजिक है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, ये आपको याद करना है, ये इसकी की लाइन है। ओके, इसके अंदर बच्चों एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल आप एक बार अच्छे से कर लेना। एग्जांपल सिंपल इतना बोलता है कि एक हमारे सेल्स मैनेजर हैं, इनके पास अथॉरिटी है कि 40 दिन तक का क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन एक क्लाइंट है वो ये सोच रहे हैं कि इसको मैंने अगर 60 दिन का क्रेडिट दे दिया तो मैं 50 करोड़ की डील क्रैक कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पावर कितने दिन को क्रेडिट देने की है? 40 दिन की क्रेडिट देने की है। तो ऐसे केस में बोल सकते हैं ना, यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसबैलेंस है कि अगर ये 60 दिन की अथॉरिटी होती इसके पास क्रेडिट देने की तो ये डील क्रैक कर लेता। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट उसको 60 दिन की क्रेडिट अथॉरिटी दे देनी चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखना ऐसा ना हो कि उसको 100 दिन की दे दे, तो अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है कि आपने उसको ज्यादा ही अथॉरिटी दे दी तो बोलेगा तो भाई 100 दिन बाद दे दे, लेकिन इतना लेट नहीं हो सकता। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। ओके बच्चों, थर्ड जो प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा डिसिप्लिन, और काफी बढ़िया प्रिंसिपल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी, चाहे वो आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे वो किसी और की हो। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा है कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने हैं। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं प्लस आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे थे वो वाले, ठीक है। आपको दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन करना है तो आपके जो सीनियर्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, आपके जो एग्रीमेंट होते हैं, आपकी जो पॉलिसीज होती है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, और तीसरा पेनल्टी लगाने से पहले, सजा देने से पहले एक जुडिशियल प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मन मर्जी से आपने क्या कर दिया, पेनल्टी लगा दिया, फिर फाइन लगा दिया, फिर सजा दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बोला एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस एग्जांपल से काफी 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन भी बन चुके हैं। इस एग्जांपल में ये रखा है कि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे को कुछ वादा करते हैं, जैसे मैनेजमेंट बोलता है कि अभी हमारे पास हालत नहीं है कि आप हम ओवर टाइम का पैसा दे सके, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ओवर टाइम करें जिससे हम टारगेट को जल्दी कंप्लीट कर सके और हमारा प्रॉफिट आ सके। तो ऐसे केस के अंदर जब दोनों एक दूसरे को अपने कमिटमेंट पूरे करते हुए दिखाई देते हैं तो उस चीज को भी डिसिप्लिन बोला जाता है। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, 3 प्रिंसिपल हो गया हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा? डिसिप्लिन। डैड हो गया, DAD, ठीक है, पिताजी वाला डैड। ओके, फोर्थ जो प्रिंसिपल आता है बच्चों वो है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को, आई रिपीट, किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसे 2 बॉस से ऑर्डर मिलता है, 2 से ज्यादा बॉसेस से ऑर्डर मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम मैं पहले करूं, किसका काम मैं बाद में करूं, किसकी बात मैं मानूं, किसकी बात मैं ना मानूं। तो ऐसे केस में आपको डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। और ये आपको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की भी याद दिला सकता है कि मिलिट्री के अंदर एक ही बॉस होता है जो अपने सारे एम्प्लॉयज को या अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है। क्लियर? एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, वो एग्जांपल क्या है कि एक सेल्स मैनेजर है, सॉरी एक सेल्समैन है, उसको मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि तू 10% तक का डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि मैं 5% तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो बताओ किसकी बात मानूं, 5% वाले की मानूं या फिर 10% वाले की मानूं? तो यहाँ पर क्या 2 बॉसेस उसको ऑर्डर दे रहे, तो ऐसे केस में उसको कंफ्यूजन हो जाएगा किसकी बात में मानूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना है। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से? एक बार आप अच्छे से इसको देख लेना, मैंने आपको प्रॉपर्ली पूरा ही समझा दिया है। ओके, और ध्यान रखना भाई जो ये लाइन है ना, इस लाइन को याद कर लेना। ये 3 लाइनें जो हैं, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड सिविलिटी थ्रेटन। आपको ये लाइन दिख जाए तो आपको पहले बता देना कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है। अंडरमाइंड का मतलब होता है वीक, जियोपार्डी का मतलब होता है लॉस्ट, डिस्टर्ब का मतलब तो पता ही है खराब हो जाना, और थ्रेटन का मतलब होता है डर। ठीक है, ये चीज है। अथॉरिटी कमजोर हो जाएगी, डिसिप्लिन खो जाएगा, ऑर्डर खराब हो जाएगा, स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब यूनिटी ऑफ कमांड को हम फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ओके,
फिफ्थ जो बच्चों प्रिंसिपल आता है हमारे सामने वो आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ही दिशा में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आपका गोल एक ही है तो आपको एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, आपका एक ही प्लान होना चाहिए, आपका एक ही हेड होना चाहिए, वन हेड वन प्लान, जिससे किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग, किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। क्लियर हो गया आपको? ये बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी का मतलब होता है एक, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो एक ही दिशा में आपको चलना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल ये दे रखा है कि अगर आपका काम मैन्युफैक्चर है कार का और मोटरसाइकिल का, तो कार का अपना एक अलग डिवीजन होना चाहिए, मोटरसाइकिल का अपना एक अलग डिवीजन होना चाहिए, और दोनों के डायरेक्शन अपने अलग अलग होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, मोटरसाइकिल वाला कार में ना घुसे, कार वाला मोटरसाइकिल में ना घुसे, अपने ही डायरेक्शन में चलते रहे, तो दोनों अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। क्लियर हो गया? ओके। सिक्स्थ प्रिंसिपल बच्चों इंपॉर्टेंट है और काफी इसके केसेस आ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जो मैंने फॉर एग्जांपल को हाईलाइट कर रखा है ना, वो सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि वो केसेस में आते हैं। आपको ये लाइन दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर हाईलाइट हो रहा है, तो फिर आपको बताने में आसानी होगी। तो ध्यान रखना, हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में रीड करना है। रटने के लिए नहीं कह रहा, पढ़ने के लिए कह रहा हूँ डिटेल में। ओके। सिक्स जो हमारा बच्चों प्रिंसिपल आता है वो है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की इच्छा, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की या फिर ग्रुप की इच्छा। तो इन्होंने ये बात बोली है कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको किसी एक व्यक्ति की इच्छा या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की इच्छा, इसमें से किसी को चूज करना चाहिए, तो हमेशा हमको ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी इंडिविजुअल को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ही बोलता है। एग्जाम्पल के दौरान काफी ज्यादा एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि भैया मैनेजमेंट ये चाहता है कि अगर हमको गोल्स को अचीव करना है तो कॉम्पिटेंट सैलरी देंगे, कॉम्पिटेंट जो कंपटीशन दे रहा है वही हम आपको सैलरी देंगे और हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्कर्स हैं, एक दो वर्कर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हमको सैलरी तो पूरी चाहिए लेकिन काम हम ज्यादा नहीं करें। तो क्या हम उन एक दो लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दांव पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर कोई पर्सन है जो उस पावर को मिसयूज कर रहा है, अपने किसी रिलेटिव को फेवर कर रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो हित में हमको वो करना चाहिए। ठीक है ना? वही सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, नोट्स आपको कहां मिलेंगे मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स, सारे लिंक्स, कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई बात कहनी होगी, अपडेट देनी होगी, मैं आपको वहीं पर दूंगा। क्वेरी पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहां पर मेरे को डीएम कर देना तो मैं आपको क्वेरी का जवाब दे दूंगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल हो गए। अब बच्चों बात करते हैं अपने 7th प्रिंसिपल के बारे में। 7th प्रिंसिपल हमारा कौन सा है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक सिंपल सी बात बोलता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी है ना वो इतनी देनी चाहिए कि उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। एट द सेम टाइम आप में बूता होना चाहिए वो पैसा देने का। ऐसा ना हो कि आपकी हालत है नहीं पैसा देने की और आप उसको इतनी सैलरी दे रहे हो जितनी वो हकदार मांगता है। ऐसे केस में वो तो अच्छा जी जाएगा लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ जाएगी। तो मतलब ये दोनों के लिए बैलेंस होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। क्लियर? ये बोलता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब आपको जस्ट एंड फेयर इक्विटेबल आपको क्या देनी है? सैलरी देनी है। और अच्छी बात है, अगर आप उसको अच्छी सैलरी देते हो तो वो लॉयल रहते हैं आपके लिए, और आपकी जो वर्किंग होती है वो स्मूथ चलती रहती है, वो अपना 100% कमिट करते हैं। क्लियर? ओके। 8th प्रिंसिपल क्या बोलता है? 8th प्रिंसिपल का नाम क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं, फिर समझेंगे प्रिंसिपल क्या है। सेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जो डिसीजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, ठीक है, या फिर कुछ सेंट्रल अथॉरिटी लेती है डिसीजन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर काफी लोगों में बंट जाती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो हमारे जो हेनरी फ्योल भैया थे उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना चाहिए।
कैसे? जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो हमेशा कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट लेगा, और जो रूटीन डिसीजन है, छोटे मोटे डिसीजन है, उसको आपको नीचे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए मैनेजरियल मिडिल लेवल पर, या फिर सुपरवाइजरी, या फिर ऑपरेशनल लेवल पर। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। अब ये कितना देना है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन का यूज किया जाएगा, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही आपका सेंट्रलाइजेशन का यूज होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन लगाना है या कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन लगाना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। जैसे मैं इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आया था, आपको याद आ गया? क्वेश्चन क्या था कि एक सेल्समैन के पास पावर थी कि वो 10% तक का डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको उसके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो इस केस के अंदर आ रहा है? तो 10% तक की पावर किसके पास है? सेल्समैन के पास है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। लेकिन 10% से ऊपर का डिस्काउंट चाहिए तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी? सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो उसका डिसीजन कौन लेगा? सीनियर लेगा, तो मतलब वो पावर सेंट्रलाइज हो गई। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सेकेंड। अगला प्रिंसिपल हमारा कौन सा है? स्केलर चेन। अभी स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या है बच्चों? ये एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, डायग्राम क्या है? एक हेड है जिसके नीचे दो लाइन है, मतलब दो डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। एक है हमारा बी सी डी ई एफ और दूसरे हमारे एल एम एन ओ पी। दो डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ई को किससे बात करनी है? ओ से बात करनी है। जो हमारे ई भैया हैं उनको किससे बात करनी है? ओ से बात करनी है। तो क्या वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हेनरी फ्यूल क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है। चेन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाले लोग होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, और फिर धीरे धीरे आपकी पावर कम होती चली जाती है। और वैसे ही चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपको बात करनी है किसी से तो आप फॉर्मल लाइंस को फॉलो कीजिए, आप डायरेक्टली बात मत कीजिए। आपका एक घर नहीं है, आपके प्रोसीजर के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप मान के चलिए आप टाटा कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना? आप टाटा में आगरा की किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको रतन टाटा जी से बात करनी है, तो क्या आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं उनको? नहीं कर सकते। पहली बात तो कांटेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्या आप उनको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको क्या करना पड़ेगा? एक रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, पहले उनके एक सेक्रेटरी से, पीए से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप उन तक पहुंच सकते हो, है ना? बिल्कुल सही। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो एम्प्लॉयज को, सबको वो चेन फॉलो करनी चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर यहाँ पर ई को ओ से बात करनी है, आई रिपीट, अगर ई को ओ से बात करनी है तो ई को पहले डी के पास मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, डी से सी के पास जाएगा, सी से बी के पास जाएगा, बी से ए के पास जाएगा, उसके बाद आपका फिर नीचे जाएगा एल के पास, एम के पास, ओ के, एन के पास, फिर ओ के पास। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करना चाहिए। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मान के चलो कल को इमरजेंसी हुई और ऐसे चेन फॉलो करना पड़ा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इन्होंने एक बात को और ध्यान रखा कि कल को इमरजेंसी आती है तो जो ई है वो डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है, और कल को इमरजेंसी है तो डायरेक्टली आप आगरा में बैठे टाटा कंपनी के एम्प्लॉय रतन टाटा से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर बहुत भयंकर इमरजेंसी है तो। इस इमरजेंसी वाले कॉन्टेक्ट को हम क्या बुलाते हैं? गैंग प्लैंक बुलाते हैं। ध्यान रखना, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है? जो कहते हैं, जो कुछ टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो बच्चों एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है, क्या लिखा हुआ है? However, in an emergency, it can be possible that a worker can contact directly CEO. तो ध्यान रखना, आप डायरेक्टली टॉप पोजीशन तक कांटेक्ट कर सकते हो if there is an emergency. ओके बच्चों, कितने प्रिंसिपल हो गए हमारे? 9 प्रिंसिपल हो गए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। जो 10वां प्रिंसिपल है बच्चों वो क्या है? वो है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसानों की और सामानों की, इंसान और सामान, सामान मतलब मटेरियल थिंग्स, इनकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर प्लेस होगी तो वक्त आने पर जब जरूरत होगी तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर चीज से यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। हमको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारा जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी तरीके का इंटरप्शन, किसी भी तरह की जो हिंड्रेंस है वो नहीं होगी।
आ गया आपको समझ में? तो देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन, देयर विल बी नो इंटरप्शन एंड वर्क विल बी डन एफिशिएंटली, दैट इज ऑन टाइम एंड विद लेस कॉस्ट। क्लियर हो गया? यही बात आपको एग्जाम में लिखनी है। ओके, अगला प्रिंसिपल जो आता है बच्चों, वो आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 11th प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जरा समझते हैं। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जितना ज्यादा हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है। फेयरली मतलब सही तरीके से, सबको एकदम समान तरीके से, और इक्वली तो आपको पता ही है। तो फेयरली और इक्वली आपको ट्रीट करना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, किसी भी तरीके का आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे उसकी जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे उसके रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे उसके कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे उसकी बिलीफ के बेसिस पर हो, किसी भी तरीके का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और, इन्होंने ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये नहीं कि आप लीनियंट हो जाओगे, लीनियंट नहीं होगा। कोई बंदा आलसी है तो भाई उसमें फटकार भी लगेगी, और कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब ये कि हमारी नजर में सब बराबर है। तो जो गलत काम कर रहा होगा उसको डांट भी पड़ेगी, जो बढ़िया काम कर रहा होगा उसको तारीफ भी मिलेगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस पर भी एग्जाम में केस आ चुका है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि एक लेडी थी, वो थोड़ी सी बायस थी फीमेल वर्कर्स के प्रति, और मेल प्रति वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो अपना एटीट्यूड बुरा रखती थी। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल है जो कि वायलेट हुआ? तो यहाँ पे इक्विटी वायलेट हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारी लेडी मैनेजर थी वो मेल और फीमेल के बेसिस पे थोड़ा सा भेदभाव कर रही थी। वो फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, मेल को कम इंपॉर्टेंस दे रही थी। तो इस चक्कर में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा फॉलो नहीं हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। केसेस करोगे आपको मिल जाएंगे। ओके, अगला प्रिंसिपल जो बच्चों हमारे सामने वो है प्रिंसिपल नंबर 12, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो तो उसको आपको कुछ टाइम देना चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो, उतना टाइम दो कि भैया अब तू आ गया है, काम को समझ, सीख और हमको करके दिखा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको सिलेक्ट किया, कल से आप उससे बोलो कि ले तेरा टारगेट ये रहा, हमको अचीव करके दे। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आओ, उसको बैठाओ, उसको समझाओ काम क्या होता है, ट्रेनिंग दो, जिसको समझ में आ जाए कि हाँ मैं कहाँ आया हूँ, मुझसे क्या काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिससे वो अपने स्किल दिखाने में अपना टाइम ले सके और अच्छे से काम कर सके। अदरवाइज क्या होगा, आप जल्दबाजी करोगे और जल्दबाजी में उसको डर लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा, मुझसे काम हो नहीं पा रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहेगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा तो फिर आपको नए व्यक्ति को लेकर आना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर खर्चा होगा, फिर उसको सिखाया जाएगा, तो एफिशिएंसी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन रहे, तो कोशिश करिए कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, क्योंकि जब नए लोग आते हैं उनको काम सिखाना पड़ता है, पर टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 13, दैट इज इनिशिएटिव। अब ये क्या प्रिंसिपल है, जरा समझते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। जैसे हम कहते हैं ना, तू पहल कर, अब मना करेगी तो करेगी, लेकिन पहल तो कर, बोल तो सही, कम से कम खा थोड़ी ना जाएगी। तो वैसे ही एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो प्लान्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से खर्चा कम हो सकता है तो। आया समझ में आपको? अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऐसे करने से खर्चा बच सकता है, कंपनी का पैसा बच सकता है, तो आपको इनिशिएटिव लेके वो काम करना चाहिए। तो ऐसा माहौल बनाओ कि लोग इनिशिएटिव करें। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और अगर ऐसा करने से खर्चा बचता है तो आपको उस एम्प्लॉय को, उस टीम को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बात बात पे मॉडिफाई नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज मुझको अलग तरीके से काम करना है। कुछ लोग होते हैं ना, चल हम बाकियों से अलग हटके काम करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिकनेस। ऐसा नहीं करना है, मनमानी नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि खर्चा जेन्युइनली बच रहा है तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए और पहल करनी चाहिए और काम करना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट प्रिंसिपल क्या है हेनरी फेवल का? वो है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया तरीके से चलाना है तो लोगों के अंदर एक टीम स्पिरिट लेकर आओ, एक यूनिटी लेकर आओ।
ठीक है ना, जिससे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो अच्छे से काम करेंगे, कोऑपरेशन से काम करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने मैनेजर को हिदायत दी कि कभी भी है ना मैं बकरी की तरह मैं मत करना, मतलब आई वर्ड यूज मत करना, हमेशा वी और हम वर्ड यूज करना, जिससे टीम स्पिरिट का बात चलकर आती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने मिलकर मेहनत करी, इट वाज अ टीम एफर्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको भी लगता है कि हाँ भाई लीडर हम सबको एक मानता है, लीडर के लिए हम काम नहीं करते, लीडर के साथ काम करते हैं। तो ऐसी टीम स्पिरिट होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। अगर आपको याद करना हो तो कैसे याद करोगे? रशिया यूज्ड कोड। R stand for remuneration of employee, U stand for unity of command, S stand for scalar chain, S stand for stability of personnel, I stand for initiative, A stand for authority and responsibility। रशिया हो गया, ओके। अब बात करते हैं यूज्ड की। यू स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस स्टैंड फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई स्टैंड फॉर इक्विटी एंड डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन। यूज हो गया, ओके। अब बात करते हैं कोड की। सी स्टैंड फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, डी स्टैंड फॉर आपका हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, और ई स्टैंड पर हो गया आपका एस्पिरिटी कॉर्प्स। क्लियर? 14 प्रिंसिपल, 14 अल्फाबेट, दैट्स इट। रशिया यूज कोड, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रिंसिपल्स आते हैं बच्चों, वो आते हैं हमारे FW टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 4 प्रिंसिपल दिए थे, और इनके प्रिंसिपल्स को बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब सर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आपको पता हो कि आप अपने आदमियों से, अपने एम्प्लॉय से, अपनी टीम से क्या काम करवाना चाहते हैं, और आप ये ध्यान दें और ये देखें कि क्या वो बेस्ट तरीके से वो काम कर रहे हैं, और क्या कम से कम खर्चे में वो काम कर रहे हैं। तो ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू, एंड सी दैट दे आर डूइंग द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे। क्लियर हो गया, ओके। अब इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, एक एक करके चारों प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो बच्चों इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहले रूल ऑफ थंब का मतलब समझते हैं क्या होता है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है काम करना सजेशन के बेसिस पर, एडवाइस के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो हर काम के पीछे एक साइंस होता है, साइंस को फॉलो करोगे तो काम आपका हमेशा अच्छा होगा। आप सजेशन, एडवाइस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम मत करो। तो इन्होंने बोला कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और वो बेस्ट तरीका तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आप उस काम की प्रॉपर एनालिसिस करो साइंटिफिकली, कि क्या काम होता है, कैसे काम होता है, और उस काम को करने के कितने तरीके हैं, और उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। तो इन्होंने बोला कि यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्लियर हो गया। और ये करने के लिए आपको उस काम की जितनी एनालिसिस हो गए वो सारी एनालिसिस करना चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि छोटा सा काम भी, लोडिंग अनलोडिंग का भी काफी मेहनत बचा देता है लोगों की। लोडिंग अनलोडिंग बहुत ज्यादा लेबर लगती है, तो अगर आप लोडिंग अनलोडिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल कर दो, बेस्ट मेथड यूज कर लो, तो आप बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी बचा सकते हो। तो यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्लियर हो गया आपको, ओके। रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अच्छा एक चीज और, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो, ओके। सेकंड जो प्रिंसिपल आता है बच्चों वो है हमारे सामने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है पीस, और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? लड़ाई वगैरह। तो इन्होंने बोला है कि पीस मेंटेन करो, प्यार मेंटेन करो, लड़ाई वगैरह मत करो। तो इन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले ये एक बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जब भी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ लड़ाइयां तो उनके बीच में होती है। वर्कर्स बुराई करते हैं अपने मैनेजर्स की, मैनेजर्स बुराई करते हैं अपने वर्कर्स की, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है। हाँ या ना? बिल्कुल सही। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता है, ना आपका भला होगा, ना मेरा भला होगा, ना किसी और का भला होगा। तो इन्होंने बोला कि आपको मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। आई रिपीट, क्या लाने की जरूरत है? मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। और मेंटल रेवोल्यूशन उससे मीनिंग क्या बताया कि आपको एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रखने का कि आप जितने इंपॉर्टेंट है, सामने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस इतनी सी बात ध्यान में रखोगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी स्ट्राइक वगैरह नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया था, हार्मनी मेंटेन करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया था। वो ये दिया था कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा उनको अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट देना चाहिए, और वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, और जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसको अच्छे से अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक दूसरे को परिवार की तरह मान के आपको काम करना चाहिए। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ओके।
तीसरा जो बच्चों प्रिंसिपल आता है हमारे सामने वो आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या है प्रिंसिपल? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के संग आप कॉर्पोरेट करके काम कीजिए, मिल बांट के काम कीजिए, इंडिविजुअलिज्म मत कीजिए, मतलब मनमानी मत कीजिए, अपनी अपनी मत चलाइए। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मिलता जुलता है, बिल्कुल सही। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, मतलब आगे की बात इसके अंदर बोलिए कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए, ठीक है ना। जब तक लेबर और मैनेजमेंट बीच के कोऑपरेशन रहेगा तो तब तक काम बढ़िया तरीके से रहेगा। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे कॉपरेशन बिठाने के, और वो कॉपरेशन के क्या थे कि अगर हमारे वर्कर जो सजेशन देते हैं तो उनकी सजेशन सुनिए, और सजेशन से कुछ फायदा होता है तो उनको रिवॉर्ड भी दीजिए। और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को एक बात उन्होंने बोली कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं जो वर्कर से रिलेटेड है, जो कंपनी के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसमें आप वर्कर से कॉन्फिडेंस लीजिए कि हाँ भाई वर्कर्स क्या इस डिसीजन में आपके साथ हैं कि नहीं है। उन पर डिसीजन थोपिए मत, उनसे भी सलाह मशवरा करिए, ठीक है। वर्कर्स को उन्होंने एक बात बोली कि आप जबरदस्ती स्ट्राइक मत कीजिए, जबरदस्ती की डिमांड मत कीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उन्होंने ये बात बोली लास्ट में जो लिखी हुई है वो ये है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में काम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी को लगे कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, सामने वाला मजे ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेट करके काम करो, सबको लगे कि हाँ सब एकदम बराबरी से काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल से ही आपसे केस पूछा जाता है। कि आपको एग्जांपल्स दे देते हैं केस के अंदर कि मान के चलिए वर्कर्स अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो वायलेट हो रहा है। मैनेजमेंट जो अपने प्रॉफिट्स कंपनी के शेयर कर रही है अपने एम्प्लॉयज के साथ, बताइए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ओके बच्चों, 3 प्रिंसिपल हो गया। बात करते हैं 4th प्रिंसिपल के बारे में। 4th प्रिंसिपल हमारे सामने कौन सा है? वो है, बड़ा लंबा नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. अभी क्या प्रिंसिपल है जरा ये समझते हैं। देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या बोला था? कोई भी काम करने का बेस्ट तरीका होता है, बताया था नहीं बताया था? और साइंटिफिकली आपको बेस्ट तरीका ढूंढना चाहिए, ये बताया था उन्होंने। आपको रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले क्या करो, आप एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हो ना, आप इंटरव्यू लेते हो, आप टेस्ट वगैरह लेते हो, ग्रुप डिस्कशन करवाते हो, तो सबसे पहले आप बेस्ट एम्प्लॉय को चूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस बेस्ट मेथड को, उस बेस्ट एम्प्लॉय को सिखाइए प्रॉपरली। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट मेथड सिखा दो, ठीक है ना। जो खुद भी बेस्ट और बेस्ट मेथड से वो काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरीज मारेगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली थी, ये काम इसलिए करवाया जा रहा है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंसी काम करेगा तो कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट बनेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी का भी फायदा और एम्प्लॉय का भी फायदा। क्लियर हो गया? तो ये 4 प्रिंसिपल थे हमारे किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो किसने दिए थे? FW टेलर ने दिए थे। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको ब्रेक लेना है तो बच्चों पॉज कर लो वीडियो को, पानी वानी पी कर आओ, बैठो, ब्रेक लो, उसके बाद फिर रिज्यूम कर देना, ओके। अब बच्चों बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल और टेक्निक का मतलब पता लगे ना? प्रिंसिपल गाइडलाइंस है, टेक्निक स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, मेथड है। तो ये भी हमारे FW टेलर ने दिए थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने बोला था कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को एक्चुअली में अप्लाई करना है। तो उन्होंने कितनी टेक्निक दी थी हमको? 7 टेक्निक दी थी, ठीक है। पहले नाम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी, चौथा फैटिग स्टडी, पांचवा डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, छठा फंक्शनल फोरमैनशिप और सातवां स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बुक में आपका सीरियल ऑर्डर बदल सकता है, मैंने अपने सीरियल ऑर्डर से बता दिया। क्या सीरियल ऑर्डर याद करना जरूरी है? द आंसर इज नो। ध्यान रखना, सीरियल ऑर्डर हमेशा प्रोसेस का या किसी प्रोसीजर का ही याद करना होता है, बाकी सीरियल ऑर्डर किसी का याद नहीं करना होता, ओके। एक एक करके समझते हैं किसके बारे में, ओके। तो बच्चों सबसे पहले जो टेक्निक आ रही है वो है हमारी मेथड स्टडी। अभी मेथड स्टडी क्यों करनी है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते। तो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक ऐसा मेथड ढूंढ लो जिससे आपका जो खर्चा है वो कम से कम हो,
प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो ज्यादा से ज्यादा हो, कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही कमा लेंगे। तो मेथड स्टडी का मतलब है आप वो स्टेप फाइंड आउट करो, वो मेथड फाइंड आउट करो जो उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसको हम एक्टिविटीज बोलते हैं। किसी भी जॉब को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे, और उस एक्टिविटी को करने का सबसे बेस्ट तरीका आप ढूंढ लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका जो एफिशिएंसी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, आपका जो खर्चा है वो कम से कम हो जाएगा। तो मेथड स्टडी इज फाइंडिंग आउट द वन बेस्ट वे टू डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? पक्का रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल दे रखा है। ओके, दूसरा जो बच्चों टेक्निक आती है वो आती है हमारी मोशन स्टडी। बच्चों ये सारी जो टेक्निक्स है ना, इनके पीछे सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है एफिशिएंसी। मेथड स्टडी में भी एफिशिएंसी है, मोशन स्टडी में भी एफिशिएंसी। कैसे समझते हैं बच्चों? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पर स्टडी किस चीज की होती है? मूवमेंट की स्टडी होती है। मतलब ये कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम करने से कुछ फायदा हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या सिर्फ आप टहले जा रहे हो। तो काम 3 तरीके के होते हैं, या तो प्रोडक्टिव काम होता है जिससे कुछ आउटपुट बन रहा है, या इंसिडेंटल काम होता है। इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है कि वो काम करने के लिए कुछ ऐसे मूवमेंट करना जरूरी है, जैसे मशीन चलानी, रॉ मटेरियल उसके अंदर लगाना है, लेकिन रॉ मटेरियल स्टोर रूम से लेकर आना है। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम लाने से कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, लेकिन वो काम जरूरी है, तभी प्रोडक्टिव काम हो पाएगा। तो इंसिडेंटल एक्टिविटी होती है। और थर्ड होता है हमारा अनप्रोडक्टिव काम। तो आपको कोशिश करना है कि जो हमारे अननेसेसरी स्टेप्स हैं या जो अनप्रोडक्टिव स्टेप्स है, आपको उसको एलिमिनेट कर देना है। और वो एलिमिनेट करने से क्या होगा? आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो आपका खर्चा ऑटोमेटिकली ही बचेगा, आपकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो that means the objective of motion study is to eliminate the unnecessary movements so that we can take less time to complete a particular job. क्लियर हो गया आपको मोशन स्टडी का मतलब? ओके, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, मैं रीड नहीं करवा रहा हूँ, रीड डिटेल लेक्चर में रीड करवाया था, प्लस आप बुक से रीड कर सकते हैं। तीसरा बच्चों हमारा जो टेक्निक आती है वो आती है हमारी टाइम स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं टाइम स्टडी के अंदर हम करते क्या है। तो टाइम स्टडी के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कोई भी काम करने का एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, कुछ नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं, और कुछ फ्रेशर्स होते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं काम को बहुत कम टाइम में कर देते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल टाइम में करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं वो काम को करने में टाइम लेते हैं। तो ऐसे केस में हमको पता नहीं चलता कि उस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो टाइम स्टडी के थ्रू हम किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं 3 चीजें। पहला, कि उस काम को करने में कितने लोगों की जरूरत है। दूसरा, उस काम को करने में कितना खर्चा आएगा लेबर का। और तीसरा, बेनिफिट इंसेंटिव वगैरह हम कैसे प्लान कर सकते हैं। जो काम जल्दी करके दे रहा है उसके लिए हम इंसेंटिव कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम टाइम स्टडी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। पहला, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम, ये तो मेजर हमारा काम है ही। और दूसरा हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं, कितने लोग चाहिए, कितना हमारा खर्चा आया, कितना हमारा इंसेंटिव लगेगा। एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। वो एग्जांपल क्या है कि एक डब्बा बनाने में मान के चलो हमको 20 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 घंटे के अंदर हम 3 डब्बे बना सकते हैं। और एक वर्किंग डे हमारा मान के चलो 8 घंटे का, उसके अंदर 1 घंटे का ब्रेक हटा दे, लंच ब्रेक, तो 7 घंटे का हमारा काम होता है। तो 7 घंटे के हिसाब से 3 घंटे पर घंटे के हिसाब से 21 बॉक्स हमारे डेली बनने चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड पता लग गया कि 21 बॉक्स बनने चाहिए। अगर बनते हैं तो मतलब काम सही से हो रहा, अगर नहीं बन रहे तो मतलब काम सही से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। क्लियर हो गया? तो टाइम स्टडी से हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला जो बच्चों हमारी टेक्निक आती है वो है हमारी प्यारी सी फैटिग स्टडी। अब ये फैटिग स्टडी का मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल सी चीज है। फैटिग स्टडी का मतलब ये होता है कि अगर आप लगातार काम करोगे तो आप थकोगे, फिर आप ब्रेक लोगे। आप ब्रेक क्यों लेते हो? जिससे आप अपनी थकान को हटा सको, प्लस फिर से वो एनर्जी लेकर आ पाओ, जिससे आप फिर से उसी स्पीड में उसी एक्यूरेसी काम कर पाओ जैसे पहले कर रहे थे। हाँ है ना? बिल्कुल सही। तो फैटिग स्टडी ये बोलता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना ब्रेक देना चाहिए और कितनी बार ब्रेक देना चाहिए। कितना ब्रेक मतलब कितनी देर का ब्रेक देना चाहिए, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और कितनी बार ब्रेक देना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, कितने ब्रेक्स देने चाहिए।
क्यों? जिससे आप काम को इफेक्टिवली मेंटेन कर पाओ, वर्कर्स को ज्यादा सरखान ना हो। क्लियर हो गया? पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन काम करवाया जाता, महीने में एक या दो छुट्टी मिलती थी मुश्किल से। तो ऐसे केस में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, क्योंकि वो हर टाइम काम कर रहे थे। तो फिर एक दिन की छुट्टी आई, संडे की छुट्टी आई कि हाँ भाई चलो संडे को छुट्टी रखेंगे, जिससे सब लोग अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके। फिर वर्क कल्चर आया कि नहीं भाई अब सैटरडे संडे ऑफ होगा। फिर वर्क कल्चर आया कि नहीं भाई अब हमको 12 घंटे की जगह 9 घंटे का काम करना पड़ेगा। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को वापस से रीगेन कर पाए इजीली। तो ये फैटिग स्टडी का एक यूज है। क्लियर? फैटिग स्टडी के अंदर दो बातें ध्यान में रखनी है, कितनी देर का ब्रेक होना चाहिए और कितने ब्रेक होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला जो बच्चों हमारी टेक्निक आती है वो है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नाम क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पर जो टेलर भैया थे वो चाहते थे कि वो एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग कर पाए, कि एफिशिएंट वर्कर इधर जाओ, इनएफिशिएंट वर्कर इधर जाओ। कैसे पता लगा? तो उन्होंने बोला कि देखो टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि कितना काम होना चाहिए एक दिन के अंदर। ठीक है, हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज उस स्टैंडर्ड को पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, तो उनको ज्यादा पैसा दो। ठीक है ना, क्योंकि वो वर्कर मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरा, और जो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे हैं उनको कम पैसा दो। क्लियर? तो जिनको कम पैसा मिलेगा तो उनकी ईगो हर्ट होगी, या फिर वो कह लो कि वो मजबूरन उनको अच्छा काम करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको दिखेगा कि सामने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं कम पैसा कमा रहा हूं, तो ऐसे कैसे चलेगा, मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो इसलिए टेलर ने बोला इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर, आपको ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो वर्कर स्टैंडर्ड काम कर रहा है, स्टैंडर्ड के अबव काम कर रहा है, उसे अलग पे करो, और जो स्टैंडर्ड्स के नीचे काम कर रहा है उसे अलग पे करो। क्लियर? नीचे एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, वो आप रीड कर लेना, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ओके बच्चों, हमारी 6th जो टेक्निक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं इसको इसी से समझाता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ, रीड आप कर लेना। देखो बच्चों, फंक्शनल फोरमैनशिप, फोरमैन कौन से लेवल पर आते हैं? टॉप लेवल पर आते हैं, मिडिल लेवल पर आते हैं, फिर सुपरवाइजरी लेवल पर आते हैं? सुपरवाइजरी लेवल पर आते हैं। ये टेलर ने जान लिया था कि भैया टॉप मैनेजमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, मैनेजर सिर्फ ज्ञान देते हैं, सबको देखते हैं काम बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल वर्कफोर्स से काम निकलवाता है वो हमारा फोरमैन होता है ना? बिल्कुल सही। तो अगर हमने फोरमैन अच्छा चुन लिया तो वर्कर से वो काम अच्छे से करवा पाएगा और हमारी जो एफिशिएंसी वो 4 गुना हो जाएगी। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक फोरमैन के पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो काम बढ़िया करवा सके। तो उन्होंने काफी सारी क्वालिटीज निकाली और फिर उनको पता लग गया कि भैया ये सारी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर तो नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमको एक फोरमैन के लिए हमको 8 फोरमैन की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये सुपरवाइजरी लेवल पर हमको 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी वर्कर्स के ऊपर, जिससे काम बढ़िया तरीके से हो सके। तो कैसे बताया इन्होंने बोला मैनेजर के नीचे 2 डिपार्टमेंट बनाओ, एक बनाओ प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक बनाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग के अंदर 4 फोरमैन रखो, प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग रखो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही? फिर से रिपीट करता हूँ, मैनेजर्स के नीचे 2 डिपार्टमेंट बनाओ, पहला होगा हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हमारा कौन सा होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग के नीचे 4 लोग और प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग। प्लानिंग के अंदर कौन कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और लास्ट हमारा हो गया डिसिप्लिन। ठीक है, और प्रोडक्शन के अंदर कौन हो गया हमारा? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर पुलिस वाला नहीं है। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम ये है कि लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना कि क्या काम करना है, कब काम करना है। ठीक है, दूसरा आता हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या बताता है? रूट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में पहले क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी चलेगी, वो रूट क्लर्क बताता है। तीसरा होता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क। ये एक वर्कर होता है, ये चेक करता है कि काम कितने टाइम में हो रहा है और कितने खर्चे में हो रहा है, ये चेक करने का काम इसका है। ठीक है ना, किस चीज में कितना टाइम लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, ये चीज चेक करेगा। ठीक है, ओके। प्लानिंग में है ना, तो चेक करेगा कि हाँ भाई सबसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, फिर आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चेक करेगा कि हाँ भाई काम डिसिप्लिन में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं है। क्लियर हो गया आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। पहला कौन है हमारा? गैंग बॉस है ना, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि काम हमारा टाइमली और एक्यूरेटली पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम टाइम पर हो रहा है, प्लस काम अच्छे से पूरा हो रहा है, एक्यूरेटली पूरा हो रहा है, मतलब इफेक्टिवनेस चेक करता है कौन? हमारा स्पीड बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है कि वर्कर्स आए, उनको सारे टूल्स वगैरह रेडी मिले। ऐसा ना हो कि वर्कर्स आए, मशीन टूल्स को रेडी करे और उसमें टाइम वेस्ट हो। नहीं नहीं, वो चाहते थे कि जैसे वर्कर्स आए, उनको मशीन टूल्स रेडी मिले और सीधा वो डायरेक्टली काम पर लग जाए, किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट ना हो। तीसरा था हमारा रिपेयर बॉस नाम से पता लग रहा है, इसको ये इंश्योर करना कि सारा काम जो है वो होना चाहिए, सारी मशीन सारे टूल्स एकदम सही होने चाहिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत रिपेयर करके आपको दे दे। और लास्ट आता हमारा कौन? इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? क्वालिटी चेक करना काम की, कि काम में क्वालिटी है, प्रोडक्ट बेकार तो नहीं बनाए जा रहे। क्लियर हो गया? ओके। अब ये इस टेक्निक का 2 प्रिंसिपल से लिंक है। ध्यान रखना, इस टेक्निक का 2 प्रिंसिपल से लिंक है और दोनों प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के। टेक्निक किसकी है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की, टेलर की। लिंक किससे करा रहा हूं मैं? हेनरी फ्योल से। कैसे? देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने फोरमैन के काम को डिवाइड कर दिया और एक्सपर्ट लोगों से काम करवा रहे हो, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और एक्सपर्ट लोगों से वो काम करवा रहे हो। तो क्वेश्चन अगर आए तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ओके। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ये यूनिटी ऑफ कमांड की उल्टा बोलता है। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि वर्कर को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यहाँ पर टेलर भैया क्या बोल रहे हैं? 8 लोगों से ऑर्डर लेना है भैया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया आपको बात समझ में? ओके। तो बच्चों ये था हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रीड कर लेना बच्चों आप थ्योरी को, मैंने आपको डायग्राम से प्रॉपरली अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। लास्ट टेक्निक कौन सी आती हमारी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये 2 बातें, स्टैंडर्डाइजेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है। पहले सिंप्लीफिकेशन समझते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मैकडॉनल्ड का। बड़ा ही सिंपल है। क्या है? जब नया नया मैकडॉनल्ड बना था, तब क्या था, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते थे ऑर्गेनाइज अपने आउटलेट के ऊपर। बाद में उन्होंने पता लगाया, रिसर्च करी और चेक किया अपने स्टैट्स के अकॉर्डिंग, तो उनको पता लगा कि कोक, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स, ये 3 चीजों की जो बिक्री है सबसे ज्यादा होती है। बाकी सारी चीजें ना के बराबर सेल होती है, 1 2 3 4 इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है? फ्रेंच फ्राइज की, बर्गर्स की और कोक की। तो उन्होंने क्या किया, उस मेन्यू में सिर्फ वो 3 चीजें रखी और बाकी सारी चीजों को हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने काम को सिंप्लीफाई कर दिया। अननेसेसरी वैरायटी, अननेसेसरी साइजेस, अननेसेसरी डायमेंशन सबको एलिमिनेट कर दिया। इससे क्या हुआ? उनका खर्चा बचा, प्रोडक्शन का खर्चा किसका बचा? रॉ मटेरियल का खर्चा किसका बचा? लेबर का। मशीन को अच्छे से यूज कर पाए, स्टॉक कम रखना पड़ा, उनकी एफिशिएंसी अपने आप ही 4 गुना हो गई। क्लियर हो गया? ये हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिंपल सा है, जो हमने पढ़ा था ना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मेथड स्टडी में, वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना चाहिए हर एक काम के लिए। कि रॉ मटेरियल खरीदने का प्रोसेस पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल यूज करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, पैकेजिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर दो। अगर आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो आपको एफिशिएंसी अपने आप ही मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा। या आपको चीज समझ में आ गई? ओके। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन की, वो आप रीड कर लेना। कि आपको प्रोडक्ट के साइज फिक्स कर देना है कि हम 2 साइज बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? हम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 2 साइज बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इसके पार्ट इसमें लग जाए, उसके पार्ट उसमें लग जाए, हमको अलग से एक्स्ट्रा पार्ट्स ना बनाने पड़े। ठीक है? क्वालिटी और एक्सीलेंस आप अचीव कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों सिर्फ 2 टॉपिक बचे हमारे छोटे छोटे, दैट इज नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी लगभग हमको 55 मिनट होने को आए हैं, हमारा देखो लगभग 80% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करोगे तो बच्चों बड़े ही मजे से आप रिवाइज कर पाओगे। अब बच्चों जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छे हैं बुरे क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक एक करके 7 को हम डिटेल में पढ़ते हैं।
पहला है बच्चों हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या है प्रिंसिपल्स हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होते हैं, चाहे वो इंडिया में चाहे वो बाहर हो, कहीं भी क्यों ना हो, ये सारे प्रिंसिपल्स हर एक जगह अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, छोटी फर्म हो बड़ी फर्म हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो सर्विस हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। और कितना लगते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। क्लियर? ओके। दूसरा जो प्रिंसिपल, दूसरी जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है हमारी जर्नल गाइडलाइन। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड करती हैं कि आप क्या डिसीजन ले सकते हो, कैसे आपको एक्शन करना चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है कि आंख बंद किया और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी मुझसे बच्चे पूछते हैं सर मैं 4 घंटे डेली पढ़ूंगा तो क्या मैं टॉप मार लूंगा? नहीं बच्चे, टॉप मारना तेरी पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। बस मैं ये कह रहा हूँ, तो 4 घंटे डेली पढ़ेगा तो तेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब तू पढ़ता कैसे है तेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैंने तो सिर्फ गाइड किया है। तो जनरल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है सिर्फ गाइडलाइंस है, ये आपको कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते किसी प्रॉब्लम का। इसके पीछे कारण भी है कि ऐसा क्यों नहीं देते, क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम अलग अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम अलग है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम अलग है। तो कैसे पता लगा पाओगे एक प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन सारी अलग अलग होती है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वन प्रिंसिपल की जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ गाइड करेंगी, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगी। क्लियर? ओके। तीसरी जो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है हमारी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रिंसिपल जो है आसमान से तो टपके नहीं है, बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? मैनेजर्स के अपने एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, मैनेजर्स के अपने ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए गए हैं। उसके बाद उनको एक्सपेरिमेंट किया गया है, और फिर जब एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल हो गए तब हमको मान लिया कि हाँ अब इसको ऐसा प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजर्स ने अपनी गलतियां करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तब उनको लगा कि हाँ भाई ये काम करने का ये तरीका होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया। फिर बाद में उन्होंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक्सपेरिमेंट किया, तब एक कंक्लूजन आया कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल फॉलो किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? ओके। फोर्थ जो हमारी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर नेचर है वो क्या है? फ्लेक्सिबल। बच्चों ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सलमान खान नहीं है जो एक बार बोल दे मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से उसको बदला जा सकता है। जैसी सिचुएशन है वैसे हम बदल देंगे। जैसे एक बात करते हैं, जैसे हमको कभी रिवाइज करना होता है, एग्जाम हमारे 4 दिन बाद है, सॉरी एग्जाम मान के चलो हमारे 4 महीने बाद है, तो हम क्या करते हैं, इस महीने हम ये पढ़ेंगे, उस महीने हम वो पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर लेते हैं, हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो कर लेते हैं। लेकिन मान के चलो आपका एग्जाम कल सुबह है, तो क्या करोगे, आज ही रात में पूरा सिलेबस निपटाओगे, कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे आप प्रिंसिपल इसके अंदर अप्लाई करते हो। क्लियर? ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मेनली बिहेवियर। जो बच्चों हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसका काम होता है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना। ये किसी चीजों पर नहीं लगता है, किसी इफेक्ट्स पर नहीं लगता है, किस पे लगता है, ह्यूमंस पे लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और काम अच्छे से कर सकते हो। आपको पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 मेजर चीजें होती है, एक होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे लोग, और दूसरे होते हैं हमारे मटेरियल रिसोर्स मतलब हमारा सामान, मशीन, टूल्स वगैरह। तो आप क्या चाहते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ऑर्डरलीनेस रहे, हर एक चीज का, सामान का, हर एक इंसान की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए, जिससे हम काम करने के तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो आपका रॉ मटेरियल 4th फ्लोर पे पड़ा हुआ है और आप ग्राउंड फ्लोर पे जो है काम कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। आपको लगेगा भाई क्या फिर से ऊपर जाना, 4 मंजिला चढ़ के जाना है, और काम बेकार हो जाएगा हमारा, आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल को नीचे ले आओ, टाइम ही आपका बचेगा। यहाँ पे मोशन स्टडी भी लग गई, तो इससे क्या होगा, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके बिहेवियर में हम बदलाव ले आए। आया समझ में आपको? ओके। जो 6 प्रिंसिपल है, जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रिंसिपल की, वो क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? जो बड़ा बेसिक सा मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, आपकी जिंदगी में कोई रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहे होंगे, है ना। कोई आपका रिजल्ट है, कोई आपकी सिचुएशन है जिससे आप खुश हो या परेशान हो, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, आपने कुछ किया होगा तभी वो रिजल्ट आया, है ना।
तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हमको पता लग जाता है कि इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो हम ये चीज करेंगे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। आया आपको समझ में? कुछ समझ में नहीं आया आपने प्रिंसिपल में क्या बोला? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं और उसके पीछे उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे हमने टारगेट अचीव कर लिया, तो टारगेट अचीव कर लिया तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे ना। हमने टारगेट कैसे अचीव किया? हमने काम को प्रॉपर्ली डिवाइड किया, हमने स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को फॉलो किया, हमने सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया, तब जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ है ना। तो जो इफेक्ट है हमारी जिंदगी में उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कुछ कॉज है। तो हमको पता लग गया कि ये अगर रिजल्ट चाहिए तो ये कारण होने चाहिए। तो इन फ्यूचर कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे सामने ऐसे टारगेट्स आते हैं, तो वही हम प्रिंसिपल फिर से फॉलो कर सकते हैं और वो प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। बस अब ये है कि हर सिचुएशन अलग अलग होती है तो प्रिंसिपल अप्लाई करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। बट हाँ ये है एक कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट करते हैं। क्लियर? ओके। जो सेवेंथ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों वो है हमारी कॉन्टेंजेंट। कॉन्टेंजेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर हैपनिंग। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना अप्लाई करना है, अप्लाई करना है कि भी नहीं करना है, ये किस पर डिपेंड करता है? फ्यूचर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहले से नहीं बता सकते हो कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा और कितना होगा, तो ये कॉन्टिजेंट होता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। 1 घंटा हो चुका है बच्चों को चैप्टर को रिवाइज करते करते और लगभग हम 90% कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हमारा चैप्टर हो जाएगा। बस 5 मिनट और चैप्टर कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी रीड देम, व्हाई शुड वी स्टडी देम। तो पहला जो प्रिंसिपल है बच्चों वो है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नाम जितना भारी है काम उतना ही सिंपल है। देखो, आपने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, हेनरी फ्योल के पढ़ लिए, आपने एफडब्ल्यू टेबल के पढ़ लिए, आपने टेक्निक्स भी पढ़ ली। अब आपके सामने कोई बिजनेस सिचुएशन में दूं तो आप क्या उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके काम कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप सिचुएशन को आप इजीली समझ सकते हो कि किस सिचुएशन में फंसा हुआ है और क्या आप उसमें मेथड लगा सकते हो? है कि नहीं? तो इससे क्या आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है, आप सर्कमस्टांस को इजीली समझ पा रहे हो, तो मतलब आप डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। तो जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को, हमारे जो हेड्स होते हैं उनको क्या देता है? इनसाइट देता है, उनको गाइडेंस देता है कि वो सिचुएशन को इजीली समझ सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को लगा सकते हैं और काम को कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि पहले प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आपको प्रिंसिपल पता है कौन सा अप्लाई करना और आप काम का अचीव कर लोगे। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? बहुत बढ़िया। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड जो बच्चों हमारी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 रिसोर्स होते हैं। एक होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हमारे लोग, और दूसरी होती है हमारी मटेरियल रिसोर्स, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल वगैरह। हमको दोनों को ही प्रॉपर्ली यूज करना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में यहाँ पर मतलब क्या है? कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, मतलब ये एफिशिएंसी हमको मेंटेन करनी है। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमको एफिशिएंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। क्लियर हो गया? हाँ। दूसरा आता हमारा सी के अंदर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि आप अपने जजमेंट के बेसिस पर कोई भी डिसीजन ना लो, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर डिसीजन मत लाओ। आप जो प्रिंसिपल बोलता है उस चीज को फॉलो करो और काम करो। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आपको कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं है तो आप बोल रहे हो तू काम नहीं कर रहा, तू निकल, ऐसा नहीं करना। आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉलो करना है, उसको टाइम देना है कि जिससे वो काम को कंप्लीट कर सके। ठीक है? आपको ये चीज समझ में आ रही है? ओके। आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आप उसमें भेदभाव कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आपको इक्विटी को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये कि जो हेड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो मैनेजर्स हैं, उनको प्रिंसिपल को फॉलो करना है, अपने पर्सनल प्रेफरेंस को फॉलो नहीं करना है। तो इससे हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी कर पाते हैं और अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज भी कर पाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है बच्चों वो क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। हम एक साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन होना चाहिए या हमारी लाइफ के अंदर भी कोई भी डिसीजन होना चाहिए, वो प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए, रूल ऑफ थंब पर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि करके देखते हैं क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप काम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है?
कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपरली असेस करो चीज को कि कैसे हो सकता है, तब जाके आप डिसीजन लो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको मदद करते हैं कि आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाओ। ओके, वो जो बच्चों हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हमको हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने में, फुलफिल करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे इक्विटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम उनको ऐसी लिविंग दें, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन हो जाए। एस्पिरिट दी कॉप, टीम स्पिरिट हो, सबको एक साथ लेके चलें, ऐसे किसी को पीछे नहीं रहना पसंद। आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो ये क्या है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने में मदद करता है। बच्चों हमारी जो फिफ्थ इंपॉर्टेंस आ रही है वो क्या है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखो हमको पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो बदलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका बदलता रहता है। और हमको ये भी पता है हमारे जो बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मतलब ये इन प्रिंसिपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो आप आसपास जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमको मदद करते हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में। और जो लास्ट हमारी इंपॉर्टेंस है बच्चों प्रिंसिपल्स की, वो है क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमको एजुकेट करने में, हमको ट्रेन करने में, हमको रिसर्च करने में मदद करते हैं। आपने सुना ना बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या कराया जाता है, आपको मैनेजमेंट ही तो पढ़ाया जा रहा है, ये सारे प्रिंसिपल्स ही तो समझाए जा रहे हैं जिससे आगे चल के आप बिजनेस को मैनेज कर पाओ। तो आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, आप रिसर्च कर रहे हो जिससे आगे चल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाओ। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो लगभग हमने 67 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड के बीच का डिफरेंस है, या पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, फेलर और फेयर कह रहा हूं मैं, फेल और टेलर को मिक्स कर दिया। फेयल और टेलर के बीच का डिफरेंस है प्रिंसिपल के बीच का, ये आपको अच्छे से रीड करना है। ये सिर्फ होमवर्क है, और ध्यान रखना होमवर्क का मतलब ये है कि आपको करना नहीं है, होमवर्क का मतलब आपको करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 6 मार्क्स का। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस, ठीक है, क्लियरली आपको याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन, आपको सिर्फ रटना है, ठीक है। समझा मैं आपको सारा चुका हूं, और ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अब एक अगले वन शॉट लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, आपको समझ में भी आया होगा। हमने कोई भी चीज स्किप नहीं करी, हर एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस रीडिंग आपको प्रॉपरली नोट से कर लेनी है। तो चलिए बच्चों अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो, समझ में आए, पसंद नहीं आए, समझ में आए तो लाइक करना, दोस्तों के संग इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर दोस्तों को बोलो यार सब्सक्राइब करें, इतना प्यारा प्यारा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ यार, कुछ तो दिखाओ कि हाँ सर हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।